नमस्कार दोस्तों, आप सबको मैं शुभदीप स्वागत करता हूं भद्रा आईएएस एकेडमी में। डिस्कस करेंगे आज प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स और आज हम करंट अफेयर्स 1 नवंबर और 2 नवंबर का कंबाइंडली डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट पीडीएफ लिंक जो रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पे इसको डाके डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नाउ सवाल होता है क्यों था ये न्यूज़ में? क्योंकि एक इंटरनल स्टडी कैरी आउट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, जिन्होंने बोला था दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए ग्राउंड लेवल में। तो चलो ये तो एक मैटर है ओवरऑल टू बी डिस्कस्ड, बट हम लोग का मेन एम ये होना चाहिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है क्या। यह एक स्कीम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ सोशल मेजर्स, जो क्या गारंटी करता है राइट टू वर्क। इनफैक्ट द लोकल गवर्नमेंट बोला जा रहा है इट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट जो है अंडर दिस मनरेगा टू दोज पीपल हु आर फ्रॉम मेनली रूरल इंडिया, जिससे उनकी लाइफ को इन्हांस किया जा सके। ये देखो एक अनस्किल्ड लेबर है, इसमें कोई स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, सिंपली आपको जस्ट नॉर्मल जो लेबर की नौकरी होती है ना वही दी जाती है ना, और मिनिमम 100 days का तो आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, इसमें ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कोई भी गांव या फिर कोई भी रीजन के वेल, पॉन्ड, रोड्स, कैनाल्स। ठीक है, अब देखो इससे फायदा ये है दैट आप सोचो गांव में हो आपके, ठीक है, बट आपको अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो आप कहां पे माइग्रेट करोगे ना, बड़े बड़े जगहों पर। ठीक है, बट अगर मनरेगा के थ्रू हम इस गांव में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे तो क्या आपको बाहर भी माइग्रेट करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं दैट अर्बन माइग्रेशन को बहुत घटाने में यह मदद करता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया उनको होना ही चाहिए, जॉब सीकर होना चाहिए जो क्या 18 साल का एज कंप्लीट कर चुका हो, एंड द एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, दैट इज उस रीजन के लोकल ग्राम पंचायत में आपका नामांकन दाखिल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, हरित आयकर इनिशिएटिव। यह एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स का, और उन्होंने इसको लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे। हरित दैट इज हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स आयकर इनिशिएटिव, हरित आयकर इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया गया बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिल्डिंग्स या फिर डिफरेंट अदर पब्लिक एरियाज है ना, उनके आजू बाजू माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करना है ना। जैसे अगर आप पंजाब के अटारी बॉर्डर देख लीजिएगा ना, उसके भी आजू बाजू एक माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट किया गया ना। सवाल होता है माइक्रो फॉरेस्ट होता क्या है? देखो कोई भी रीजन में अगर आप स्मॉल फॉरेस्ट के प्लांट्स अगर प्लांटेशंस करते हो, जिससे वहाँ पे ट्री की डेंसिटी को बढ़ाया जा सके, जिससे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस किया जा सके, ये एक इनिशिएटिव है माइक्रो फॉरेस्ट इनिशिएटिव का, है ना। एंड इसके तहत आपको प्लांट करना पड़ेगा वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन अ फेयरली डेंसर मैनर, जिससे वो प्लॉट जो है ना उसका जो फॉरेस्ट का जो कैनोपी लेवल है वो अलग ही हो जाए। प्लांट्स टिपिकली रिक्वायर एनीवेयर बिटवीन 8 to 9 months ऑफ केयर बिफोर रीचिंग अ पॉइंट व्हेन द माइक्रो फॉरेस्ट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। मतलब माइक्रो फॉरेस्ट देखो इनिशियल फेज में तो आप उगाओगे, बट इनिशियल फेज में आप ये मत एक्सपेक्ट करना दैट वो फॉरेस्ट खुद ब खुद उग सकती हैं। उसके लिए आपको उस रीजन में केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट केयर शुड बी मिनिमम ऑफ ईदर 8 to 9 months। उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हो जिससे वो सेल्फ सस्टेन कर सके। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग एंड EWNR। देखो क्या है ना, न्यूज क्यों है पहले तो ये बता देता हूं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करता हूं। ENWR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट्स। अब क्या है ना, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया एक सेमिनार इस इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर रिसीप्ट्स का के ऊपर, जो क्या एक इफेक्टिव टूल है फॉर प्रोमोटिंग प्लेज फाइनेंसिंग। इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट, ये एक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया था 2011 में, जिसके तहत अलाउ किया जा सकता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कमोडिटी जो कि स्टोर किया जाता है ऑन वेयर हाउस विदाउट हैविंग टू डिलीवर इट फिजिकली।
इनफैक्ट ये रिसीप्ट जो है ना, इसको इशू किया जाता है निगोशिएबल फॉर्म, मतलब ये इसको हम कोलैटरल के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दिस हैज बीन इनेबल्ड बाय इनेबलिंग द फाइनेंसिंग ऑफ वेयरहाउसेज रिसीव्ड थ्रू वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो क्या 2007 में बनाया गया था। ठीक है, एंड वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ही रेगुलेट करती है ये पूरा ऑपरेशन ऑफ निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट। याद रखना है, अगर कल को आपको क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट, या फिर रेगुलेट्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट, सो द आंसर विल बी वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सन 2010 को अंडर द वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007। ये लाई करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेंगटियान मॉड्यूल चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेस स्टेशन में। बेसिकली चाइना का स्पेस स्टेशन आने वाला आपको पता है, राइट। तो ऐसा कुछ दिखता है चाइना का स्पेस स्टेशन, राइट। अब इस स्पेस स्टेशन को पूरा करने के लिए एक मॉड्यूल भेजा गया चाइना को, मेंगटियान मॉड्यूल, मेंगटियान जिसका मतलब होता है ड्रीमिंग ऑफ द हेवन, राइट। उसको अर्थ के लोअर ऑर्बिट में छोड़ा गया है ओवर 380 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। एंड कहा जा रहा है दैट ये जो स्पेस स्टेशन है ना चाइना का, उसको टी शेप में ये पूरा कर देगा। एंड मेंगटियान जो है ये सेकेंड है ऑफ द 2 मॉड्यूल जो क्या हाउस करेगा साइंस लैब्स, मतलब जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, तो उसमें भी क्या है ना, कुछ कुछ साइंस लैब्स है ना। तो वैसे ही यहां पर भी जो साइंस लैब बनेगी उसको पूरा करेगा ये मेंगटियान मॉड्यूल, ठीक है। इनफैक्ट द अदर लैब मॉड्यूल वेंगटियान was sent in July this year. Together they will complete the 2 arms of China space station Tiangong, जिसका मतलब होता है पैलेस इन द स्काई, ठीक है। तो चाइना का जो स्पेस स्टेशन का नाम है वो भी आपको पता चल गया, टियांगोंग, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है चाइना का स्पेस स्टेशन। टियांगोंग स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में काम करेगी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 340 टू 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। टियांगोंग का मतलब ही होता है हेवनली पैलेस, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट फुल्ली जो ऑपरेशनल होगा ना इस साल के एंड तक तो यह हो ही जाना चाहिए, और आने वाले 10 से 15 साल तक यह स्पेस में बिल्कुल काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड सिटीज डे जो क्या 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था, तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड इट। ऐसा ये बात मत समझिए ये पुराना न्यूज है, नहीं देखो पूरा न्यूज कोई पुराना नहीं होता, न्यूज कोई नया नहीं होता, न्यूज होता है, पुराना न्यूज हो या नया न्यूज हो, बोथ हैज अ पोटेंशियल टू कम इन योर पेपर, राइट। सो इसलिए वी शुड लर्न एवरीथिंग, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिजिग्नेट किया 31 अक्टूबर एज वर्ल्ड सिटी डे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तो प्रोमोट इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्ट इन ग्लोबल अर्बनाइजेशन और पुश फॉरवर्ड करना कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज इन मीटिंग अपॉर्चुनिटीज, जो क्या एड्रेस करती है चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन। साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट करता है टू द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। जब भी हम इसके बारे में बात करें तो एक टर्म आ जाती है यूएन हैबिटाट, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटाट। ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में, और ये एक आउटकम है ऑफ द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, हैबिटाट 1, जो कि ऑफ कोर्स कनाडा के वैंकूवर में ऑर्गेनाइज किया गया था 1976 में। इसका मैंडेट दिया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और मेन इसका काम ही है टू प्रमोट करना सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज, जिससे प्रोवाइड किया जा सके एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। इनफैक्ट इट इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप एज वेल, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया पे। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस हैबिटाट जो है ना रिपोर्ट करती है सीधा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। नेक्स्ट न्यूज, तेराई एलिफेंट रिजर्व के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ तेराई एलिफेंट रिजर्व एट दुधवा पिलभीत उत्तर प्रदेश। देखो ये है दुधवा, ये है पिलभीत, इस रीजन में सेंटर जो है ना वह तेराई एलिफेंट रिजर्व एस्टैब्लिश करना चाह रही है, जिसके साथ ये इंडिया का 33rd रिजर्व हो जाएगा, जो क्या अराउंड 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप होगा, जो क्या रीजन ऑफ दुधवा एंड पिलभीत टाइगर रिजर्व को कंस्ट्रेन करेगा, राइट।
कंटेन करेगा। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे ऑफ कोर्स रखे जाएंगे, जिससे मेक श्योर किया जाएगा दैट विलेजर्स जो है इंडो नेपाल बॉर्डर में वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना आए इन एलिफेंट्स के साथ। एलिफेंट रिजर्व्स इसको क्रिएट किया जाता है अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1992 में। तमिलनाडु एंड असम हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व विद 5 ईच। इनफैक्ट अदर रिसेंटली जो क्रिएट किया गया था एलिफेंट रिजर्व, उसमें छत्तीसगढ़ का लेमरू आता है और तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई। ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट के बारे में थोड़ा अगर आपके साथ डिस्कस करने को करें हम, तो IUCN लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये लाई करता है। ये एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में ये लाई करता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। In fact, India has the largest population of Asian elephants with 30,000 wild and 3,600 captive elephants around it. Next, बात करते हैं सरदार पटेल जी के बारे में। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट करेगा इनका एनुअल सरदार पटेल मेमोरियम लेक्चर अक्टूबर 31 को, जो कि नेशनल यूनिटी डे के रिलेटेड हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में थोड़ा डिस्कशंस अगर करें तो इनको पॉपुलरली सरदार पटेल जी के नाम से जाना जाता था। ये हमारे देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ही वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ खेदा सत्याग्रह और बरदोरी सत्याग्रह में एक प्रोमिनेंट थे। इनफैक्ट इतने प्रोमिनेंट थे दैट वहाँ की जो वुमेन्स है ना, उन्होंने इनको टाइटल भी दे दिया था सरदार। इससे पहले उनको सरदार नहीं बोला जाता था। अभी ना हम लोग बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सो इनको अगर इनके बारे में, जीवनी के बारे में थोड़ा अगर भीतर हम डिस्कस करें तो ही वॉज अपॉइंटेड एज 49th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट, इन्होंने प्रमोट भी किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। इनकी कमिटमेंट थी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट इनको रिमेंबर किया जाता है एट अ पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। इसीलिए तो लबासना, लाल बहादुर शास्त्री, हम लोग वो जो आपका सिविल सर्विस अगर क्लियर करोगे ना यूपीएससी के, तो आपको लबासना में भेजा जाता है मसूरी में, है ना। तो अगेन इन्हीं के नाम के ऊपर तो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू इन्हीं के ऊपर को तो डेडिकेट किया गया है। He was major driving force behind liberal industrial policy resolution of 1948 as well. Next, बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 के बारे में। वर्ल्ड एनर्जी का आउटलुक 2020 के हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर प्रोवाइड कर रहा है एक अनप्रेसिडेंटेड इंसेंटिव, जिससे एक्सलेट हमें करना चाहिए टू ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। इनफैक्ट रशिया की अगर बात करें, 40% ऑफ यूरोप का नेचुरल गैस कहाँ से आता है? रशिया से ही आता है। और कहा जा रहा है 2030 तक ये घट के 15% तक हो सकता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट यूरोप में जो डिमांड है रशिया का नेचुरल गैस का, आने वाले समय में ये डिमांड फॉल होने वाला है। जी हाँ, वही तो यहाँ पर बोला गया है। तो सवाल हो रहा है दैट नेचुरल गैस डिमांड अगर फॉल होगा तो ऑफ कोर्स दे विल ट्रांजिशन टू अ न्यू सोर्स एंड दैट न्यू सोर्स विल बी रिन्यूएबल्स, है ना। तो यही नहीं, उसका तो डिमांड घट रहा है, ऑयल का भी डिमांड घट रहा है। ऑयल अगर करंटली देख लीजिएगा 80% ऑफ ग्लोबल एनर्जी मिक्स कंटेन करता है, बट आने वाले 2030 तक कहा जा रहा है ये घट के 75% होने वाला है। तो अगेन ये स्पेस को छेका कौन जाएगा? रिन्यूएबल्स के द्वारा ही। डिमांड ऑफ फॉसिल फ्यूल इज एक्सपेक्टेड डिक्लाइन बाई 2030, ये भी बोला गया है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के बारे में बात करें तो IEA दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यह निकाला जाता है, जो कि एक डिटेल्ड प्रोजेक्शन प्रेजेंट करता है ऑन एनर्जी डिमांड, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रेड, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, है ना, रीजन वाइज रीजन कैसे वैरी कर रहा है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 में एज अ फ्रेमवर्क ऑफ OECD। ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू इंश्योर करना रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड। इसके द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी रिलीज किए जाते हैं, जिसमें ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव इस निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डाउन टू अर्थ का ये न्यूज है रिगार्डिंग ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम GCOS कॉन्फ्रेंस। देखो, एक्सपर्ट्स जो ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है दैट क्लाइमेट जो है ना
काफ़ी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, अभी तो फ्राइजाइल है ही, आने वाले समय में और भी फ्राइजाइल होने वाला है। इसीलिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट क्लाइमेट को स्ट्रेंथन ऐसा कर सके जिससे सस्टेन किया जा सके। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम GCOS कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो इसको होस्ट किया गया था बाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, है ना, और ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सिस्टम इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में एज एन आउटकम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे इंश्योर किया जा सके दैट मतलब क्लाइमेट रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी ये इश्यूज अवेलेबल है ग्राउंड लेवल में, राइट, उसको यूज करके पोटेंशियली कैसे ऐसे रिजोल्यूशंस लाया जा सके जिससे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को घटाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन रिटर्न्स टू गंगा इन यूपी। नो, क्यों न्यूज में? क्योंकि डॉल्फिन्स जो है ना, दे हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू गंगा रिवर। क्यों? क्योंकि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर गंगा रिवर को बहुत ज्यादा क्लीन अप किया जा रहा है। सो प्रोटेक्शन स्टेटस, अगर डॉल्फिन के बारे में बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लाई करता है। साइट्स, दैट इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में लाई करता है, और CMS, दैट इज कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स 2 में लाई करता है। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड कैटेगरी में लाई करता है। गंजेटिक रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, है ना। अब सोचो, आने वाले समय हमें पता था ना दैट वो गंगा को गंदा किया जा रहा है, तो अभी अगर गंगा का ये डॉल्फिन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? गंगा को इनडायरेक्टली साफ किया जा रहा है ना जी। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये वाला पॉइंट पर हो ना दैट गंजेटिक रिवर डॉल्फिन कैन ओनली सस्टेन इन फ्रेश वाटर, है ना। इनफैक्ट पता है, ये अंधे होते हैं, दे कांट सी, दे आर ब्लाइंड। ना सवाल होता है दैट ये अपना फिर कैसे प्रे को खाते हैं? देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखें तो आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में है। हैबिटाट इसका अगर देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर में इसको मिलता है। यही नहीं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के वेरियस रिवर्स में हम इसको देखने को मिल सकता है। सिग्निफिकेंस अगर देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली ये एक इंडिकेटर है ऑफ द हेल्थ ऑफ एंटायर रिवर। और ग्लोबल पॉपुलेशन अगर देख लीजिएगा तो अराउंड 4000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, एंड नियरली 80% जो है ना वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, DNA टेस्ट फॉल अंडर अ ग्रे एरिया। नाउ देखो क्या है ना, DNA एनालिसिस को हम लोग DNA टाइपिंग या फिर DNA प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, राइट। नाउ इसके तहत क्या किया जाता है दैट DNA का इस्तेमाल पता है किस लिए किया जाता है? क्रिमिनल ट्रायल्स के प्रति मेनली किया जाता है। दैट हाँ, जैसे सोचो कहीं पे खून मिल गया, ठीक है, तो उस खून का टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा दैट किसका खून है, राइट। उससे पता किया जाएगा दैट हाँ शायद क्रिमिनल कौन है, राइट। तो सवाल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग DNA टेस्ट। सच रिक्वेस्ट इंक्रीजेज अराउंड 20% ईच ईयर। मतलब वेरियस क्रिमिनल केसेस में बोला जा रहा है सरकार को दैट ठीक है, DNA टेस्ट करके आप देख लीजिए, DNA टेस्ट करके देख लीजिए। तो इस टाइप से जो सरकार के पास रिक्वेस्ट आ रही है ना DNA प्रोफाइलिंग की, वो बहुत ज्यादा आ रही है। वही मेन इसका इशू है ना। सवाल होता है सुप्रीम कोर्ट्स के डायरेक्टिव्स क्या क्या है DNA टेस्ट को लेकर। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वेरियस जजमेंट उन्होंने दिया हुआ है। जैसे पहले वो बोलते हैं कंपेलिंग एन अनविलिंग पर्सन टू अंडरगो अ DNA टेस्ट। बोला जा रहा है इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ हिज और पर्सनल लिबर्टी अगर कोई पर्सन नहीं अपना DNA टेस्ट देना चाह रहा है और आप उसको कंपेल कर रहे हो, राइट। दूसरा है भवानी प्रसाद जीना 2010, उसमें बोला है जजेस कैन नॉट ऑर्डर जेनेटिक टेस्ट एज अ मीडियम ऑफ इंक्वायरी, राइट। तीसरा है 2021 में अशोक कुमार जजमेंट, जिसमें जजेस बिफोर ऑर्डरिंग अ जेनेटिक टेस्ट शुड एग्जामिन द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द लेजिटिमेट एम। मतलब ऐसा नहीं दैट कुछ भी दे दो, आप पहले लेजिटिमेसी देखो दैट हाँ वेदर दैट क्राइम इज इज इतना इनफ दैट उसमें हम DNA टेस्ट करने की जरूरत पड़े। अगर है देन यू कैरी ऑन फॉरवर्ड, अदरवाइज डोंट। नेक्स्ट, WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया एक रिपोर्ट जो हाईलाइट करता है द फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस, अ कैटलॉग ऑफ 19 फंगाई दैट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। देखो, आपको पता होना चाहिए दैट माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो रही है, राइट। अब इस टाइप से फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट फंगल इन्फेक्शंस तो और भी ज्यादा रेजिस्टेंट है कुछ ट्रीटमेंट से। इसीलिए इस कंसर्न को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए बेसिकली ये सब एक्टिविटीज की जा रही है।
वर्ल्ड WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट, WHO का FPPL दैट इज फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट है, पहला ग्लोबल एफर्ट है जिससे सिस्टमैटिकली प्रायोरिटाइज किया जाएगा फंगल पैथोजेंस को। ये डिवाइड किया गया इनटू 3 कैटेगरी, एक क्रिटिकल, हाई और मीडियम प्रायोरिटी में। फंगल इन्फेक्शंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। इनफैक्ट फंगाई अगर देख लीजिएगा तो दे आर बिकमिंग मोर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। नाउ सवाल होता है क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए आने वाले समय में। पहली बात तो सर्विलेंस को अनडाउटेडली इफेक्टिवली इंक्रीज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस के पीछे में भी काम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट करक्यूमिन कंपाउंड, रिसर्चर्स कुछ एक यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु, मतलब ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस बेंगलुरु में जो है, वहां के रिसर्चर्स ने वैलिडेट किया है दैट जी हाँ करक्यूमिन जो है ना वो इम्यूनिटी बूस्टिंग एबिलिटी रखता है। करक्यूमिन, ये जो टर्मरिक हल्दी नहीं होता है, हल्दी में जो येलो पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड करक्यूमिन, राइट, है ना। सो टिल नाउ अगर देख लीजिएगा क्लिनिकल रिसर्चर्स हैव नॉट कंफर्म्ड एनी मेडिकल यूज ऑफ करक्यूमिन इन ह्यूमंस। हाउएवर ये कॉमनली यूज किया जाता है बहुत बार आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शंस पे। मेडिसिन को छोड़ के इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एज वेल एज कलरिंग एजेंट इन फूड एज वेल, राइट। तो ये कुछ चीज थे जो कि हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट टू वोट। क्यों न्यूज में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करने वाला एक पिटिशन जो क्या इंपोज करता है ब्लैंकेट बैन ऑन अंडर ट्रायल पर्संस, जो क्या सिविल प्रिजन्स में होता है ना, तो उनको लेकिन हक नहीं है उनको वोट कास्ट करने के लिए जेल से। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक पिटिशन देखने वाला है। तो अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा ये न्यूज इन ट्रांजिशन ही है, जब आएगा तो ऑफकोर्स विल डिस्कस इट, बट स्टिल आपको पता रहना चाहिए अभी दैट अंडर ट्रायल पर्संस के ऊपर जो है ना उनको राइट टू कास्ट देयर वोट दे डोंट हैव इट, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ये उनकी राइट टू इक्वालिटी जो कि अंडर आर्टिकल 14 में उनको गारंटी मिलता है वो बिल्कुल खत्म करता है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आधार पर अगर देख लीजिएगा तो अराउंड 22% कन्विक्ट्स, अराउंड 77% अंडर ट्रायल्स जिसमें यूपी में मैक्सिमम है, और ये सब इंडियन प्रिजन्स में है, एंड दे डोंट गेट द राइट टू कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज। आ जाते हैं एमसीक्यूज में। पिछले एमसीक्यू का जो सवाल पूछा गया था ग्लिफोसेट रिसेंटली जो न्यूज में था, ये प्राइमरीली किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर वुड बी हर्बिसाइड। एब्सोल्युटली, आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया था। आज का आंसर देख लेते हैं, देखिए कौन कौन आंसर सही देता है। वल्लभ भाई पटेल जी गॉट द टाइटल सरदार फ्रॉम हुम? महात्मा गांधी, फार्मर्स ऑफ बरदोली, वुमेन ऑफ बरदोली, या फिर जवाहरलाल नेहरू? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर्स लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।